नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। संघ में नए दायित्वों की घोषणा हो चुकी है। शैलेंद्र जी को उत्तराखंड की कमान मिली है। शैलेंद्र जी उत्तराखंड प्रांत प्रचारक बनाए गए हैं। बाबूलाल जी को जयपुर का प्रांत प्रचारक बनाया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के लिहाज से ये बेहद बड़ी खबर है। आरएसएस ने जिम्मेदारियों का बंटवारा किया है, जिसमें उत्तराखंड के प्रांत प्रचारक का भी निर्धारण हो चुका है। शैलेंद्र जी को उत्तराखंड के प्रांत प्रचारक के तौर पर कमान सौंपी गई है। बुंदेलखंड के जालौन पुलिस को सीएम योगी ने सौगात दी। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिले के 4 थानों को करीबन 8 करोड़ की स्वीकृति मिली है। तो वहीं उरई, जालौन, कालपी और कदौरा थाने में हॉस्टल, बैरक और विवेचना कक्ष के निर्माण कार्यों के लिए लाखों की स्वीकृति दी गई है। सीएम की सौगात के बाद पुलिसकर्मियों के रहने की जो समस्या लगातार चली आ रही थी, इस दौरान एसपी जालौन डॉक्टर ईराज राजा ने निर्माण कार्य स्वीकृत मिलने पर थानों का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को झटका देते हुए सोमवार को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत राज्य में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जून 2020 में जारी सूची की समीक्षा करके 3 महीने के अंदर उचित तरीके से आरक्षण तय करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज कई अभ्यर्थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पार्टी कार्यालय पहुंचे। अभ्यर्थियों ने कोर्ट के फैसले पर असहमति भी जताई है। तो वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बताया कि समाजवादी पार्टी अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर नरेश उत्तम पटेल ने जनता टीवी से खास बातचीत भी की है। सुनिए। सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर कल कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया और ये माना कि भर्ती में अनियमितताएं बरती गई थी। प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल जी हमारे साथ हैं और बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो उनसे मिलने भी आए हैं। क्या मुद्दा रहा? कल कोर्ट ने एक आदेश तो सुना दिया। देखिए, 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई उसमें भारी घोटाला हुआ है। आरक्षित वर्ग के लड़के लगातार संघर्ष कर रहे हैं 1 साल से। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना कि आरक्षित वर्ग के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, सरकार इनको समायोजित करे। और ये बच्चे फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के सामने फिर आए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम एलिजिबल हैं, हम पात्र हैं, लेकिन जानबूझ करके चूंकि हम आरक्षित वर्ग से आते हैं हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी इनके साथ है। इसके पहले भी इन लोग आपके पास आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, सारे मुद्दे भी बताए गए थे। इस लड़ाई को आगे कैसे जारी रखेंगे? लगातार जब तक इनको नहीं समायोजित किया गया, समाजवादी पार्टी इनके पक्ष में हर तरीके की कानूनी लड़ाई लड़ेगी। एक सवाल और है, सहकारिता से लेकर जिस तरह से भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया और कहा गया कि उनके जो प्रत्याशी हैं उनको आवेदन नहीं करने दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश में सहकारिता के चुनाव में जिस तरीके की धांधली हो रही है उसी से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। साधन सहकारी समितियां में न पर्चा डालने दे रहे हैं न पर्चा दे रहे हैं। इससे बड़ा धांधली का कोई दूसरा उदाहरण हो नहीं सकता है। एक बैठक होने जा रही समाजवादी पार्टी की कोलकाता में, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं फिलहाल और क्या मुद्दा रहेगा वहाँ? वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व बात करेगा। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। देखिए, ये शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर आए थे और अपनी बात आज उन्होंने नरेश उत्तम पटेल से भी की है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मिले थे। फिलहाल आप ये बताइए कि जो फैसला आया कोर्ट का वो कितना सहमत है आप लोग उससे? उससे हम लोग क्यों सहमत होंगे? वो हमारे विरुद्ध आया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे मंच पे चिल्लाते हैं, हर जगह पूरे चुनाव में घूमते हैं कि हम पिछड़े दलितों के साथ न्याय कर दिए और ले जाके हमको कोर्ट में पटक दिए और फिर से वहीं वापस ले आए कि नहीं चलो भैया अब तुम्हारी हम फिर से छटनी करेंगे। भर्ती 2 साल 3 साल से हो गई, लोग नौकरी कर रहे हैं और कोर्ट ये भी करी कि नहीं, जो नौकरी कर रहे हैं उनको मत निकालिए, उनके लिए यथास्थिति बनाए रखिए। तो हमको कहां से रखेंगे? हमको कहां से रखेंगे? ये बताने का पहले कोर्ट भी किस तरीके से टिप्पणी कर रही है, जैसे घर बैठ के आदेश लिखवाया। आगे क्या लड़ाई रहेगी? आगे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे 500 से 600 लोग इको गार्डन में बैठे हैं। हम लोग अब सड़कों पे करेंगे। जैसे 2 साल आंदोलन किए, लिस्ट आई, फिर से आंदोलन करेंगे। देखिए, पिछला वर्ग की बात आई है। नरेश उत्तम पटेल जी हमारे साथ हैं। एक सवाल और है, निकाय चुनाव को लेकर जो रिपोर्ट थी समिति की वो सौंप दी गई है, कोर्ट में भी फैसला आने वाला है। कितने सहमत हैं आप इस रिपोर्ट से? देखिए, अभी सहकारिता के चुनाव के बारे में आपने पूछा। पूरे प्रदेश में धांधली है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। जानबूझ करके इन चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने के लिए काम हो रहा है
और पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में या तो कहीं पर निर्वाचन के जो अधिकारी वो नहीं गए तो उन्होंने नामांकन पत्र नहीं दिया। इस तरीके काम हो रहा है। इससे थोड़ा लोकतंत्र चलेगा। लोकतंत्र तो पारदर्शिता चलेगा। लेकिन अध्यक्ष जी, मसला ये है कि जिस तरह से ये ओबीसी वर्ग के लोग खड़े हुए हैं आपके साथ, निकाय चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण को लेकर बात आई थी, वो भी कोर्ट मामला गया, फिलहाल अब रिपोर्ट बन गई, समिति को सौंपी जा रही है। क्या सहमत होंगे या फिर कोर्ट में आगे और लड़ाई लड़ी जाएगी? अभी जो पिछड़ा वर्ग समर्थित आयोग है उसने सरकार को रिपोर्ट दिया और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वो दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उस आदेश को जब पढ़ेंगे हम लोग और पढ़ करके समझेंगे, उसके बाद बात होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये अभ्यर्थी थे जो आज मिलने आए हैं और इन्होंने अपनी बात रखी और कहा है कि जिस तरह से कल हाईकोर्ट ने फैसला दिया है आरक्षण जो सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर, उससे सहमत नहीं है और ये लड़ाई जो शुरुआत की गई थी आज से 2 साल पहले, वो लड़ाई अभी भी जारी है और जब तक इन भर्तियों में अनियमितताएं खत्म नहीं होती और इन्हें उसमें भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी। राजधानी में जायद और खरीफ की फसल को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विभाग के तमाम अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि योगी सरकार में फसलों को समर्थन मूल्य अच्छा मिले, इसके लिए सरसों, चना और मसूर की समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1 दिसंबर 2018 से शुरू हुई थी, जिसके तहत अब तक 2.6 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 52,000 करोड़ से ज्यादा रुपए भेजे गए हैं। आदित्यनाथ जी की सरकार ने दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों के उन्हें अच्छी कीमतें उपलब्ध कराई जा सकें, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों, चना और मसूर के खरीद का फैसला किया है। आपको यह स्मरण होगा कि हम लोगों ने तिलहन और दलहन के इस साल 11 लाख निःशुल्क मिली किट लगभग 11 लाख किसानों को उपलब्ध कराए। इससे बहुत बड़े पैमाने पर राज्य के भीतर तिलहन और दलहन का आच्छादन हुआ और क्रॉप भी बहुत अच्छी है और इसलिए भारत सरकार से हम लोगों ने परमिशन लेकर के सरसों की खरीदारी 3,94,000 मीट्रिक टन हमको उन्होंने परमिशन दिया है कि 3,94,000 मीट्रिक टन तक हम सरसों की खरीद कर सकते हैं। चना की खरीद 2,12,000 मीट्रिक टन की अनुमति हमें दी है और मसूर की 1 लाख। प्रदेश सरकार के पशुधन और दुग्ध मंत्री धर्मपाल सिंह मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने अष्टभुजा डाक बंगले में समीक्षा बैठक करी। इस दौरान मंत्री ने बताया कि समीक्षा बैठक में कई कमियां पाई गई थीं, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और छुट्टा पशुओं से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने प्रबंध किए हैं। भविष्य में कोई पशु सड़कों और किसानों के खेतों में नजर नहीं आएगा और न ही उनको नुकसान पहुंचा सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। उमेश पाल हत्याकांड के सभी आरोपियों को सरकार जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। तो वहीं निकाय चुनाव पर उनका कहना रहा कि सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी हैं, कोर्ट का जैसे ही आदेश आएगा निकाय चुनाव संपन्न किया जाएगा। बजट सत्र में माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने ये प्रश्न उठाया था कि अपराधी शूटिंग कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था जो अपराधी शूटिंग कर रहे हैं उनको गले में माला पहनाने का काम आपने किया है और जो अपराधी शूटिंग कर रहे हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। तो योगी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कानून की व्यवस्था का अनुपालन कराते हुए अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। और मित्र, आपने जो प्रश्न किया है, अपराधी उत्तर प्रदेश में छिपा हो या दुनिया के कहीं किसी कोने में छिप गया हो, उसको योगी सरकार कानून व्यवस्था के माध्यम से हमारे प्रशासनिक अधिकारी पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई है, उसको खींच कर निकाल कर ले आएंगे, सरेआम उसको दंडित करने का काम किया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड के अभियुक्त किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। ये पहली बार है, होली का त्योहार बहुत कायदे से संपन्न हुआ है।
यूपी के चंदौसी में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के कार्यक्रम में 2 दिन पहले एक पत्रकार ने कुछ सवाल पूछे थे। इससे गुलाब देवी पत्रकार पर भड़क गई थीं। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इस दौरान पुलिस ने पत्रकार को धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया था। अब इस पर विपक्ष ने हमला किया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले को लेकर, सुनिए। देखिए, भाजपा का संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज को दबा देना चाहती है, कुचल देना चाहती है। फिर वो आवाज किसी नेता की हो, अभिनेता की हो, गायक की हो, पत्रकार की हो या अधिकारी की हो। एक पत्रकार वो सरकार से सवाल पूछता है तो उसको हथकड़ी लगा दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र और संविधान को समाप्त कर देना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इस अघोषित इमरजेंसी के खिलाफ लड़ती रही। कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर डीसीपी ट्रैफिक आईपीएस रवीना त्यागी ने जनता टीवी से खास बातचीत की थी। आइए देखते हैं कि महिला दिवस पर आईपीएस रवीना त्यागी ने क्या कुछ विशेष कहा था। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम आज बैठे हैं शहर की चर्चित महिला आईपीएस ऑफिसर एसपी ट्रैफिक रवीना त्यागी जी के ऑफिस पे, जिनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपको एक महिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी बनने का जो आपका प्रयास था, जो इसका ख्याल था, कब आया, या आपको कोई प्रेरणा मिली जिससे कि आप इस पोजीशन पे हैं? जी धन्यवाद। मेरे पिताजी भारतीय वन सेवा के अधिकारी रहे हैं, तो मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे मोटिवेशन वही रहे हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन से और उन्हीं के आशीर्वाद से ये मेरा स्थान है। मैम, जब आप इस सर्विस में आई तो आप कुछ एक ऐसा एजेंडा लेके आई थी कि आप महिलाओं के लिए कुछ विशेष कार्य करेंगी? देखिए, समस्याएं बहुरूपी हैं, पुलिस के सामने जो आती हैं, समाज में जो व्याप्त हैं, तो ऐसा कोई एजेंडा अलग से नहीं था, लेकिन एक साधारण सी बात है, एक बहुत ही सहज है ये कि महिला होने के नाते मैं समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है बेहतर तरीके से और महिलाओं की समस्याओं को, तो एक नेचुरल टेंडेंसी हो जाती है कि महिला संबंधी समस्याएं कम से कम मेरे सामने जो आए उनका समाधान। आपने एक बहुचर्चित अभियान चलाया था ऑपरेशन रेडियो, उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, शासन द्वारा निर्देशित यह अभियान था जो अभी भी चल रहा है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। एंटी रोमियो टीम्स हमारी सभी थानों में बनी हुई हैं। कानपुर में विशेष रूप से पिंक मोबाइल भी कार्यरत हैं, जो कि जिसमें हमारे महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं और जितने भी ऐसे भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं वहाँ पर जो महिलाओं को परेशान करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। ये बहुत ही अच्छा अभियान है और इसके परिणाम हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसको और सशक्त करने की दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। मैम, अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप महिलाओं के लिए एक संदेश दीजिए। सबसे पहले तो इस शक्ति पर्व पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी महिलाओं को, मैं सभी बहनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। यह ऐसा दिवस है जिसमें हम उपलब्धियों की तारीफ भी करते हैं, लेकिन साथ में हमें संकल्प भी लेना चाहिए महिला स्वावलंबन, सम्मान और सुरक्षा का। हम सभी साथ में मिल करके इस दिशा में आगे कार्य करें और मेरी कामना है। ये थी बात हमारी चर्चित महिला आईपीएस ऑफिसर रवीना त्यागी जी से, जिन्होंने खुल के हम लोगों से बात की। जनता टीवी के लिए कैमरा पर्सन हनुमान सिंह के साथ आरती त्रिपाठी, कानपुर। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको बताएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। पीएम मोदी से मिले हैं सीएम योगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पीएम आवास पर अहम बैठक, अहम मुलाकात, सरकार संगठन समेत कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पीएम आवास पर यह मुलाकात, जिसकी अहम तस्वीरें भी आप देख पाएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। सरकार संगठन समेत कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। पीएम मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। केंद्रीय नागरिक उन्नयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उत्तरकाशी के सीमांत गांव धराली पहुंचे थे। सिंधिया ने कल्प केदार और गंगा मैया की पूजा अर्चना करी। मां गंगा और भगवान
कल्प केदार का आशीर्वाद लिया। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, उद्योग, वन, कृषि, उद्यान, आजीविका सहित कई विभागों के स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए नजर आए। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यहां की हवा की पवित्रता का एहसास होता है जो देश के किसी कोने में देखने तक को नहीं मिलती। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। इस बीच मौलाना तौकीर रजा ने हिंदू राष्ट्र बनाए जाने को लेकर एक बयान देते हुए कहा था कि अगर हिंदुओं की तरह मुसलमान भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो क्या होगा। इसके अलावा उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई करने की मांग भी की थी, जिस पर विवाद शुरू हो गया है। इस कड़ी में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने उन्हें खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर तौकीर रजा को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की चिंता है तो वो शौक से पाकिस्तान जा सकते हैं, इसके लिए वो पैसे की व्यवस्था भी कर देंगी। देखिए, तौकीर रजा का ये जो सपना है वो सपना ही बन के रह जाएगा। भारतवर्ष का एक एक नागरिक अब जाग चुका है, गलतफहमी में ना रहे। इस टाइप की उद्दंडता और इस टाइप की जो वार्ता ये हमारे देश में रह करके कर रहे हैं, केवल हमारे देश में ही इनको स्वतंत्रता है। पाकिस्तान में चले जाएं तो इनको पता चल जाएगा कि इनकी औकात क्या है। और अभी हम कह रहे हैं अगर मुस्लिम राष्ट्र का इन्हें इतना ही ज्यादा पैरोकारी करनी है तो ये पाकिस्तान चले जाएं, इनका खर्चा हम उठा लेंगे। हिंदुस्तान में रहेंगे तो इनको जय श्री राम बोलना होगा, भारत माता की जय बोलना होगा और जय हिंदू राष्ट्र बोलना होगा। ये दिमाग में बिठा लें। वहीं हल्द्वानी में भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र और खेल के क्षेत्र में जिले का नाम रोशन करने वाली 30 महिलाएं शामिल रहीं। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी शामिल हुई। साथ में आपको बता दें, साथ ही जिले की सैकड़ों महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रही। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी ने सभी महिलाओं को पुरस्कृत करते हुए भाजपा सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है, कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, इस बात का जिक्र करती नजर आई हैं। सुषमा स्वराज जी एक बड़ा चेहरा भारतीय राजनीति के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, उन्हीं के आज याद में हम जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सम्मानित कर रही हैं। उन महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा रोल प्ले कर रही हैं, सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए कोई काम कर रही हैं। तो उन महिलाओं को आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती भानती श्रीनिवासन के निर्देशानुसार पूरे देश भर में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तो आज हम उन महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं सुषमा स्वराज पुरस्कार देकर। तो आज उसी के उपलक्ष्य में मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ। रेखा कुमारी मेरा। G20 की रामनगर में होने वाली बैठक से पहले रुद्रपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान में व्यापारी खुलकर सामने आने लगे हैं। पिछले 4 दिनों से रोडवेज के सामने का बाजार पूरी तरीके से बंद है और व्यापारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज व्यापारियों ने थाली और ताली बजाकर पूरे बाजार में जुलूस निकाला और जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन G20 की बैठक के नाम पर उनको उजाड़ने का काम कर रहा है। रोडवेज के सामने वर्षों से बसे इन व्यापारियों ने कहा कि वो अपनी दुकानों को उजाड़ने नहीं देंगे। इस दौरान वरिष्ठ व्यापारी नेता अंशु गुम्बर ने भी कहा है कि प्रशासन के फैसले से व्यापारी सड़क पर आ जाएंगे। हरिद्वार में रेलवे की भूमि पर हुए कब्जों के खिलाफ रेल प्रशासन ने अभियान छेड़ दिया है। प्रशासन की तरफ से टिबड़ी रेलवे के अंडरपास के पास रेलवे की जमीन पर हुए कच्चे और पक्के निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान लोगों ने विरोध करते हुए काफी हंगामा भी काटा। मौके पर मौजूद सुरक्षा बल ने हंगामे को बढ़ता देख लोगों को शांत कराया। रामनगर गांव के बौड़ा झाल में रहने वाले ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान को लेकर जनता दरबार आयोजित किया गया, जिसमें कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे। इसके चलते ग्रामीणों की समस्याएं आज भी नहीं सुलझ पाई हैं। इस दौरान ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया। उन्होंने जनता दरबार में मौजूद अधिकारियों के सामने नारेबाजी करते हुए अपना रोष भी प्रकट किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले भी कई बार इस तरह के जनता दरबारों में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई थीं और अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन समस्याएं आज तक जस की तस बनी हुई हैं।
जनता द्वार लगा था आज, यहाँ पर अधिकांश अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, तो इसमें हमने धरना ये प्रदर्शन करके यहाँ पर और जो है इसको स्थगित कर दिया है। अधिकांश अधिकारी यहाँ पहुंचे ही नहीं है, सिर्फ 4 से 5 अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, जबकि 17 अधिकारी यहाँ, मुझे जो लेटर दिया था उसमें 17 अधिकारी यहाँ पे मौजूद होने थे, यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ 4 या 5 अधिकारी यहाँ पर आए, तो हमने ये स्थगित कर दी मीटिंग। ज़्यादातर विभागों के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, इस समय भी मौजूद हैं। यहाँ पर यूपीसीएल, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग से हैं और उद्यान विभाग से हैं, स्वास्थ्य से भी हैं और शिक्षा विभाग से भी हैं। लेकिन इनकी समस्याएं जो हैं वो हमने लिखित में ले ली हैं, इनको नोट भी कर लिया है हमने। मैं इनको जो है सीडीओ साहब को भेजूंगा और उसके प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय को भी भेजूंगा। ज़्यादातर समस्या इनकी जो है पानी की समस्या, पीने के पानी की है और लीकेज की समस्या काफ़ी गंभीर समस्या पुरानी बताई गई है। मेरे द्वारा जो है तत्काल संबंधित अधिशासी अभियंता गंगवार जी को फ़ोन किया, मैंने प्रधान जी से भी बात कराई उनकी। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। बिजनौर में फांसी के फंदे पर झूलता मिला युवक का शव मिलने से मोहल्ले में मची अफरा तफरी। पुलिस ने शव को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना चांदपुर के गांव महमूदपुर का है मामला। सहारनपुर में विद्युत संविदा कर्मियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए दिया धरना। अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य अभियंता कार्यालय पर किया जमकर प्रदर्शन। हरदोई में प्रेमी के घर जा पहुंची प्रेमिका, कहा शादी करूंगी तो सिर्फ प्रेमी के साथ। वीडियो बनाकर 7 जन्मों तक जीने मरने की खाई कस्में। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है वायरल। बांदा में पेयजल संकट को लेकर लोगों ने लगाया जाम। कई दिनों से नहीं आ रहा है घरों में पानी, कई घंटों तक लगा रहा जाम लगते ही प्रशासन आया एक्शन मोड पर। मगर पहुंचे एसडीएम और शहर कोतवाल। काशीपुर में देह व्यापार के गंदे धंधे का हुआ भांडाफोड़। पुलिस की गिरफ्त में आए 2 युवती और 4 युवक। काशीपुर के टाना उज्जैन क्षेत्र का है मामला। हरदोई में दुकानदार पर दबंगों ने तानी पिस्टल, गाली गलौज करते हुए गोली मारने की दी धमकी। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर लगाई न्याय की गुहार। मल्लावा कस्बे के गंगारामपुर की है घटना। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र की काली नदी में पुलिस को देखकर बाइक सवार 2 युवक नदी में कूदे। एक को अधेड़ ने बचाया, दूसरे को गोताखोर ढूंढने में जुटे। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। कुशीनगर में एसडीएम की गाड़ी ने 7 साल की बच्ची को मारी टक्कर लगने से बच्ची हुई बुरी तरीके से घायल। खून से लथपथ बच्ची को एसडीएम खड्डा की गाड़ी से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, कराया भर्ती। खड्डा पडरौना मार्ग के एसआर पेट्रोल पंप के पास की है ये पूरी घटना। एटा में कड़ी सुरक्षा के बीच सहकारी समिति का नामांकन हुआ शुरू। नामांकन प्रक्रिया के दौरान भाजपा नेता के साथ हुई अभद्रता। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। हरदोई में तमंचे से युवक ने की खुलेआम फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सांडी थाना क्षेत्र के नीभापुर गांव का है पूरा मामला। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का